तो ये 11 चैप्टर का आज थर्ड लेक्चर है और आज ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। तो दरअसल इसमें 3 मेन टॉपिक्स हैं। एक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कंप्लीट हो गया, और दूसरा है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मीन्स वो सभी प्रोसेस जो डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वही आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक है जो टूल्स के अंदर ही आता है ना। टूल्स जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था टूल्स, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो भी देख लेते हैं। तो एक कंपिटेंट होस्ट है। अब कंपिटेंट होस्ट क्या होता है? जैसे कि हम जानते ही हैं अभी तक कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। वो एक क्लोनिंग वेक्टर था प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड में हमने अपनी पसंद का डीएनए अटैच कर दिया। तो ये क्लोनिंग वेक्टर अभी हमें डालना है होस्ट के अंदर। तो ये होस्ट आसानी से इस क्लोनिंग वेक्टर को एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कितना कंपिटेंट है। तो अगर होस्ट मीन्स हम यहाँ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ये इकोलाई बैक्टीरिया है। तो इकोलाई बैक्टीरिया अगर कंपिटेंट है तब तो आसानी से अपने जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में पड़ा हुआ कोई डीएनए का मॉलिक्यूल अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है, अपने अंदर अपटेक कर सकता है। लेकिन अगर ये नॉन कंपिटेंट हुआ बैक्टीरिया, तब ये अपने अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करने देगा इसको। जो बाहर पड़ा हुआ इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, इसके चारों तरफ इस सराउंडिंग में जो पड़ा हुआ डीएनए है उसको, तो जो नहीं करने देगा, अपने अंदर नहीं आने देगा, उसे बोलेंगे हम नॉन कंपिटेंट, और जो आने देगा उसे हम बोलेंगे कंपिटेंट। तो सबसे पहले हमें होस्ट को कंपिटेंट बनाना होगा जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आसानी से। तो ये कंपिटेंसी के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं वही एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले उस बैक्टीरिया को, नॉर्मल बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं कैल्शियम किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें उसके साथ ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करने के बाद इसको हम हीट शॉक भी देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने इसके साथ ट्रीट किया उस बैक्टीरिया को, और उसके बाद इस बैक्टीरिया को हमने आइस के ऊपर रख दिया, और आइस से निकालकर हमने इसको 42 डिग्री सी पर 2 मिनट के लिए रखा, और फर्दर फिर से आइस पर रख दिया इसको, है ना। तो ये हम इसको हीट शॉक दे रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसीजर को हीट शॉक। तो सबसे पहले हमने इसको केमिकली ट्रीट किया, और उसके बाद हमने इसको हीट शॉक दिया। तो ये करने के बाद, ये करने पर जो प्लाज्मिड है इसके आसपास, वो आ जाएगा सेल के अंदर। ठीक है, तो हमने इस नॉन कंपिटेंट बैक्टीरिया को इस ट्रीटमेंट के द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट देन हीट शॉक, इन प्रोसेसेस के द्वारा इसको बना दिया कंपिटेंट। और जब ये बैक्टीरिया कंपिटेंट होगा तो अपने अंदर जो आसपास डीएनए का मॉलिक्यूल है, आसपास जो प्लाज्मिड है, उसको अपने अंदर आने देगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये सारी बातें आप पढ़ लोगे। Since DNA
is a hydrophilic molecule. It cannot pass through cell membrane. In order to force bacteria to take up plasmid, the bacterial cell must first be made competent. तो पहले हमें सेल को competent बनाना पड़ेगा अगर डीएनए को हम सेल के अंदर डालें. This is done by treating them with specific concentration of divalent cation. तो हमें सबसे पहले ट्रीट करना होगा एक खास कंसंट्रेशन किसकी प्रेजेंट टू डाइवेलेंट कैटाइन की, सच एज कैल्शियम, which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया के अंदर. और recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell. पर बाद में हम इसे हीट सौंप देंगे. पहले आइस पर रखेंगे, आइस से हटाकर फिर 2 मिनट के लिए 42 डिग्री सी पर इसको रखेंगे और इसको वापस इसको आइस पर रखेंगे. इससे बैक्टीरिया अंदर चला जाए, बैक्टीरिया के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो पहुंच जाएगा. अभी ये तो हमने बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को डालना है इसकी बात की. और अगर हम प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर डीएनए को पहुंचाना चाहते हैं, डीएनए को भेजना चाहते हैं, तो दूसरे मेथड से, है ना. एक है माइक्रो इंजेक्शन, एक है बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक को बोलते हैं जीन गन, है ना. और एक तीसरा पैथोजन्स की मदद से भी, ऐसे पैथोजन जो हमें हार्म न करें, ऐसे पैथोजन की मदद से भी हम सेल्स के अंदर जीन पहुंचा सकते हैं, डीएनए पहुंचा सकते हैं. तो माइक्रो इंजेक्शन किसमें यूज होता है, तो एनिमल सेल में. ठीक है, तो ये एनिमल सेल में, एनिमल सेल है ये, और इसके न्यूक्लियस में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है डीएनए. ठीक है. In a method known as microinjection, recombinant DNA is directly injected into nucleus to animals. तो ये सिंपल सी मेथड है. अच्छा, इस सेल को होल्ड करके रखा है इस पिपेट से. ये माइक्रो पिपेट होती है, वो छोटी सी पिपेट होती है जिससे जिसने सेल को होल्ड करके रखा है, और इस सेल में एक इंजेक्शन के द्वारा माइक्रोस्कोप्स की मदद से हम डायरेक्ट डीएनए इंसर्ट कर देते हैं. अब प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में ये जीन गन है. तो या तो लीव्स में डायरेक्टली इस जीन गन के द्वारा इंसर्ट करवा देते हैं जीन्स को, या फिर जो कल्चर हम बना रहे हैं, है ना, जो हमने कल्चर बनाया प्लांट का, उस कल्चर में भी, उस कल्चर में सेल्स होंगी, ग्रो कर रही होंगी, उसमें भी हम जीन गन की मदद से इंसर्ट कर सकते हैं जीन सेल के अंदर. ठीक है, तो ये क्या मेथड है इसको देख लेते हैं एक बार. तो दरअसल पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, और इन छोटे छोटे पार्टिकल जो कि गोल्ड और टंगस्टन के हैं, इनके ऊपर कोटिंग करते हैं डीएनए की. और इन्हीं पार्टिकल जिनके ऊपर की कोटिंग है डीएनए की, इनको इस जीन गन से इंसर्ट करवा देते हैं. तो ये जीन गन बड़ी तेजी से बमबारी करती है, हाई वेलोसिटी के साथ बमबारी करती है उन पार्टिकल्स की. तो वो पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं सेल्स के अंदर. या फिर तीसरा मेथड है वही पैथोजन, जो कि बीमारी कोज न करें, डिसआर्म्ड पैथोजन की मदद से हम ट्रांसफर करवा सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर. ठीक है. अब ये वो आखिरी टॉपिक जिसकी कि हम बात कर रहे थे वो देखते हैं डिटेल, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो इस टेक्नोलॉजी में, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं. तो सबसे पहले दूसरा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा ये है. ठीक है. और तीसरा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स. फिर मेन क्या हुआ
कि हमने सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट कर लिया किसी टिश्यू से, किसी सेल से। उसके बाद हमने टुकड़े कर लिए, और टुकड़े करने के बाद हमारा जो डिजायर्ड डीएनए कि ये वाला डीएनए चाहिए, तो हमें उन टुकड़ों को सेपरेट करना होता है ना, सेपरेट करना होता है। और सेपरेट करने के बाद हम डिजायर्ड डीएनए निकाल लेते हैं, और उस डिजायर्ड डीएनए को हम लाइगेट करते हैं वेक्टर के साथ, जोड़ते हैं उस वेक्टर के साथ। और तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया वेक्टर के साथ जोड़ना। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, फिर ये होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, जो अभी हमने देखा था जस्ट अभी इसी लेक्चर में। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए मीडियम एट लार्ज स्केल, उसके बाद उस होस्ट को कल्चर किया जाता है लार्ज स्केल पर, है ना। तो ये 6th स्टेप हो गया। तो इस तरह से ये सारे स्टेप हमें अब देखने हैं। तो सबसे पहला स्टेप ही देख लेते हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये आसान है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिछले किसी चैप्टर में। रिकॉल द न्यूक्लिक एसिड इन इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। हम ये जानते ही हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, कुछ वायरसेस को छोड़ के जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए। और डीएनए को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, हम ये जानते हैं। इट नीड टू बी प्योर फॉर्म, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम किसी सेल से या किसी टिश्यू से डीएनए को निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल के अंदर तो दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, जैसे कि आरएनए हो गया, है ना। तो इन सबको भी हमें इन सब से निकालना है, इन सब से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो कैसे करते हैं, और हम जानते ही हैं, अब ये मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, है ना, फिर कहीं डीएनए पड़ा होगा। तो सबसे पहले तो हमें उन सभी मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करना होगा। वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharide and also lipid। तो हमने पहले तो मेम्ब्रेन को ब्रेक कर लिया। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल। अच्छा, अब बैक्टीरियल सेल है तो उसके ऊपर एक टफ वॉल होती है। प्लांट सेल है, उसके ऊपर भी एक टफ वॉल होती है। फंजाई है, उसके ऊपर भी एक टफ वॉल होती है। ठीक है, अब जो प्लांट है सेलुलोज की वॉल है, बैक्टीरिया है काइटिन की वॉल है, और जो फंजाई पर काइटिन की वॉल है, जबकि बैक्टीरिया पर किसकी वॉल है, तो हम जानते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडोग्लाइकान की सेल वॉल प्रेजेंट है बैक्टीरिया में। तो ये एंजाइम से हम जानते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियल वॉल को ब्रेक कर देता है, सेलुलोज एंजाइम सेलुलोज की वॉल को ब्रेक कर देगा, जो कि प्लांट सेल में है, काइटिनेज। इन एंजाइम्स की मदद से हम सेल वॉल ब्रेक करते हैं। अब सेल वॉल ब्रेक कर ली, उसके बाद हम जो दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, तो हम प्रोटीन को रिमूव करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से, प्रोटीएजेस से। ऐसे ही जो आरएनए है, आरएनए को हटा देते हैं हम राइबोन्यूक्लिएज से, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम से हम आरएनए को हटा देते हैं। तो इस तरह से हम डीएनए को रहने देते हैं। डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं डालेंगे, नहीं तो डीएनए भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल हमने हटा दिए, डाइजेस्ट कर दिए, और फाइनली हम
डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस तो पूरा करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से वो जो डीएनए है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और फिर हम इसमें जो और फाइनली हम इसमें चिल्ड एथनॉल डालेंगे। तो चिल्ड एथनॉल से वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस तरह के हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही फाइन थ्रेड हमें दिखाई देंगे, और उन फाइन थ्रेड्स को हम स्पूलिंग की मदद से निकाल सकते हैं, है ना। स्पूलिंग क्या होती है? तो स्पिन द रॉड टू रैप द डीएनए अराउंड इट। हमने एक रॉड, मे बी वो ग्लास रॉड हो, तो उसको हम स्पिन करेंगे और उसके रॉड के ऊपर रैप कर जाएंगे डीएनए। इसी चीज को बोलते हैं स्पूलिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद क्या होता है? डीएनए को कट करना होता है, और हम जानते हैं कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली बात हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at the optimal condition for that specific enzyme. अच्छा, ऑप्टिमल कंडीशन यहाँ क्यों बोल रहे हैं? ऑप्टिमल कंडीशन क्योंकि हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वर्क करता है। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम ऐड करेंगे उस समय एक खास टेम्परेचर होना चाहिए जिस पर कि वो वर्क करता है, ऑप्टिमल सबसे ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से देख लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई करेंगे, अगर वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होने लगते हैं, इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम कर दिया। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली बात है, वो नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या एनोड की तरफ मूव करता है, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, the joining of DNA involves several processes. After having cut the source DNA as well as vector DNA with specific restriction enzyme, ये भी हम जानते हैं कि डीएनए है ना, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट का डीएनए जो हमने कट किया है किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम जो वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, उसको भी कट करते हैं। वो सेम रेस्ट्रिक्शन से कट होने चाहिए, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और फिर हम उस क्लोनिंग वेक्टर से इस डीएनए को अटैच कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो लाइगेज एंजाइम की मदद से हम उसे जोड़ देते हैं। तो इस तरह से बनता है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो ये वाली चीज भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ एक स्टेप की तरह देख रहे हैं। इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप? तो अगला टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, लिखा क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो वो जीन जो हमारे इंटरेस्ट का है उसको हम एम्प्लीफाई करना चाहते हैं। एम्प्लीफाई का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक जीन है, 1 यूनिट जीन है, और हम इसकी कॉपीज बनाना चाहते हैं थाउजेंड्स, है ना, मिलियंस, बिलियंस, एक बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हैं। तो फिर हम इसको एक प्रोसीजर के द्वारा ऐसा कर सकते हैं, और उस प्रोसीजर का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये कैसे काम करता है देख लेते हैं। मान लेते हैं ये डीएनए है, और डीएनए में ये वाला जो पार्ट है रेड कलर का जो दिख रहा है, यही हमें एम्प्लीफाई करना है, यही हमारे इंटरेस्ट का जीन है। तो हम इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसको हीट करेंगे। अब हीट करने से आप जानते ही हो, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है
और दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं, है ना। वो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर तोड़ दिए जाएं तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और हीट करने से ऐसा हो जाता है, मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाते हैं हीट करने से, और वो जो डीएनए है अपनी जो नेचर है उसको, ठीक है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलेंगे इसे? डीनेचुरेशन प्रोसेस। तो हीट किया, हीट करने से ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब करना ये है हमें कि जो ये जो पार्ट है किनारे वाला, है ना, इस पर हम अटैच कर देंगे एक प्राइमर। यहाँ प्राइमर अटैच कर देंगे, यहाँ भी अब प्राइमर अटैच कर देंगे। और वो प्राइमर बेसिकली लैब में सिंथेसाइज्ड प्राइमर होता है। तो वो प्राइमर मीन्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना, 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड हैं जो अटैच है आपस में, तो हम उसे बोलेंगे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, और उसे हम यहाँ अटैच कर देंगे सिंपली। और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज की मदद से इस प्राइमर को एक्सटेंड कर देंगे, इस प्राइमर को एक्सटेंड कर देंगे। तो यही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सिंपली, ठीक है। तो हुआ ये कि हमने ये एक खास प्राइमर आएगा और अपना जो भी कंप्लीमेंट्री अरेंजमेंट है वहां फिक्स हो जाएगा, ये भी अपने कंप्लीमेंट्री अरेंजमेंट पर ये फिक्स हो जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस को जो ये प्राइमर आके अटैच होते हैं अपने कंप्लीमेंट्री रीजन्स में और डबल स्टैंडर्ड यहाँ बन जाता है, इस चीज को बोलते हैं एनियलिंग। तो ये प्रोसेस हो गया एनियलिंग। पहला प्रोसेस कौन सा था पीसीआर में? डीनेचुरेशन। और दूसरा हो गया एनियलिंग। अब क्या होगा, अब हमें जरूरत है एक तो पॉलीमरेज की, और जरूरत है वो मोनोमर्स जो होते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स। मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड। तो वो जो पॉलीमरेज होगा उसी पॉलीमरेज को, उस पॉलीमरेज को पॉलीमराइज करना है। डीएनए पॉलीमरेज को पॉलीमराइज करना है, किसको? न्यूक्लियोटाइड्स को। और ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए वाले हैं तो हम इनको बोलेंगे डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ ये खास बात है कि पॉलीमरेज दरअसल टेक पॉलीमरेज। अब ये टेक पॉलीमरेज क्या होता है? दरअसल एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस। वो थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर पाता है, और उस टेम्परेचर पर अगर वो सरवाइव करता है तो फिर उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। ज्यादातर एंजाइम ऐसे होते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उनका वर्क स्टॉप हो जाता है। लेकिन टेक पॉलीमरेज ज्यादा टेम्परेचर पर अपना काम कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर पॉलीमरेज इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सा होगा? थर्मस एक्टिकस वाला पॉलीमरेज होगा, नाम है उसका टेक पॉलीमरेज, ठीक है। ओके, तो ये टेक पॉलीमरेज आ गया और अपनी जो भी लोकेशन होगी उस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ अवेलेबल है ये न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, ये जो मोनोमर्स हैं अगर अवेलेबल है तो ये टेक पॉलीमरेज मोनोमर्स को अटैच कर देगा उनकी कंप्लीमेंट्री लोकेशंस पे, ठीक है। तो टेक पॉलीमरेज ने ये अपना वर्क कंप्लीट कर दिया, जो प्राइमर्स थे उनको एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरह से ये और हम जानते हैं कि अभी एक बार ये काम हुआ है 1 टाइम, तो डीएनए कितने फॉर्म हो गए? 2। अगर हम सेकेंड टाइम इसको रिपीट करते हैं साइकिल को, ठीक है, तो फिर यहाँ 2 डीएनए हैं, 2 के कितने बन जाएंगे? 4 डीएनए, ठीक है। और अगर थर्ड टाइम इसको रिपीट कर दें तो 4 डीएनए के कितने बन जाएंगे? 8 डीएनए। और इसको फोर्थ टाइम रिपीट कर दें तो ये बन जाएंगे 16। और फिफ्थ टाइम इसको रिपीट कर दें तो ये बन जाएंगे 32, ठीक है।
तो ये पहली साइकिल थी, ये दूसरी साइकिल है, ये तीसरी साइकिल है, ये फोर्थ साइकिल है, ये फिफ्थ साइकिल है। ऐसे ही अगर हम 30 साइकिल रिपीट कर दें तो लगभग जो डीएनए बनेंगे वो बनेंगे 1 बिलियन, नियरली 1 बिलियन। तो 30 साइकिल रिपीट करने के बाद 1 बिलियन टाइम्स एम्प्लीफिकेशन हो गया, है ना, 1 बिलियन टाइम्स एम्प्लीफिकेशन हो गया। अब ये थ्योरी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, वो आप देख लोगे। पीसीआर की फुल फॉर्म दे रखी है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जहां 2, 3, 4 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक चेन बनाते हैं, उसे बोलेंगे हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अगर वो लंबी चेन है तब तो हम उसे पॉली न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे, है ना, पॉली। और एंजाइम है तो ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और वो किससे निकाला गया है, थर्मस एक्सेटिकस से, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, टेक पॉलीमरेज। और अगर 30 टाइम्स रिपीट कर दें तो लगभग 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं, इतने टाइम्स वो एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये है पीसीआर। अब पीसीआर से हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में डीएनए बना लिया, क्लोनिंग। अब इस टुकड़े को जो कि हमने बहुत सारा बना लिया है, इसको हम वेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं, और वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद फिर हमें फर्दर वेक्टर की क्या करनी होती है, क्लोनिंग करनी होती है ना, और होस्ट के अंदर डालने के बाद, ठीक है। अब पीसीआर के बाद, पीसीआर एक इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। तो ये अभी अभी देखा था चैप्टर की शुरुआत में कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं होस्ट के अंदर, ठीक है। तो देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द ligated DNA into recipient cell, ठीक है, recipient cell after making them competent to receive। तो रेसिपिएंट सेल को हम पहले कंपिटेंट बनाते हैं जिससे वो रिसीव कर पाए। टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग, सो इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस, और ये हम जानते हैं कि वो जो वेक्टर है उसके पास अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो दरअसल वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वर्क करता है किसका, सिलेक्टिव मार्कर का, है ना, सिलेक्टिव मार्कर। और किस किस के बीच सिलेक्टिव मार्कर, एक तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच, है ना, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच, और दूसरा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच। ये हम पढ़ चुके हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं ये भी देख चुके हैं, और सिलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है ये भी देख चुके हैं। तो इसके बाद है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब कुल मिला के हमने क्या कर लिया अब तक, वो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया के अंदर हमने वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब डीएनए अपने इंटरेस्ट का लगा के वेक्टर में, और वो वेक्टर बन गया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और वो डाल लिया बैक्टीरिया के अंदर। अब इस बैक्टीरिया से हम वर्क करवाएंगे, जो हमने जीन डाला है उसी जीन का ये प्रोटीन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन। और हम चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोटीन फॉर्म करे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि बैक्टीरिया ग्रो कर सके, वो कंडीशंस जिन पर ये बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है वो सभी कंडीशन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो वो सभी कंडीशंस क्रिएट करने के लिए हमने एक बर्तन लिया, एक वेसल लिया बड़ा सा, ठीक है। अगर हमें बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो बड़ा वेसल लिया, और छोटे स्केल पर लैब में प्रोड्यूस करना है तो हमने छोटा बर्तन लिया, छोटा वेसल लिया। और अगर इंडस्ट्रियली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पर कर रहे हैं प्रोड्यूस,
जैसे कोई मेडिसिन हो गई फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई हार्मोन हो गया, जैसे हम जानते हैं इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है, तो इंसुलिन जब प्रोड्यूस किया जाएगा इंडस्ट्रियली तो बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किया जाएगा, तो फिर हमें इन बैक्टीरियाज के लिए जो बर्तन लेने हैं, वेसल्स लेने हैं, वो भी बहुत ही लार्ज लेने हैं, और उन वेसल्स में कुछ ऐसे इंतजाम होने चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है इस थ्योरी में देख लेते हैं। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into bacterial, plant, animal cell, the alien DNA gets multiplied. In almost all recombinant technologies, the ultimate aim to produce desirable protein. तो कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, हमें अल्टीमेटली उससे प्रोड्यूस करना होता है अपनी पसंद का प्रोटीन। Hence, there is need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene gets expressed under appropriate conditions. The expression of foreign gene in host cell involves understanding many technical details. तो ये आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लोगे। अब कुल मिला के उस बैक्टीरिया को हमें किस में डालना है, एक खास बर्तन में, एक खास वेसल में, जिसमें वो सारी चीजों का इंतजाम हो, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बर्तन को हम बोलते हैं बायोरिएक्टर। क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर। अब वो बायोरिएक्टर बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, हो सकता है 5-10 लीटर प्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन वो लैब में यूज करते हैं। बाकी इंडस्ट्रियली प्रोडक्शन के लिए जो बायोरिएक्टर प्रोड्यूस यूज होते हैं वो 100 लीटर से 1000 लीटर इस रेंज के होते हैं। ठीक है, और आखिर ये जो बायोरिएक्टर हैं वो कैसे हैं देख लेते हैं एक बार। ये बायोरिएक्टर, रियल का बायोरिएक्टर ये है। तो अब इसके बारे में, इसकी जो टेक्निकलिटी है, टेक्निकल डिटेल है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये लैब में यूज होने वाला छोटा बायोरिएक्टर है, जहाँ छोटा सा प्रोडक्शन करना है। बहरहाल ये बायोरिएक्टर दो टाइप के होते हैं। एक तो नाम है सिंपल स्टाइल्ड टैंक बायोरिएक्टर, और दूसरे का नाम है स्पार्क्ड स्टाइल्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, ये वाला जो हमने बड़ा सा देखा था अभी, ये वाला स्टाइल्ड, सिंपल स्टाइल्ड, और जबकि ये वाला इसमें एयर लगातार ब्लो होती रहती है नीचे से, इसको बोलते हैं हम स्पार्क्ड। ठीक है, तो ये स्पार्क्ड स्टाइल्ड है और ये सिंपल स्टाइल्ड। नॉर्मली इनमें जो प्रोडक्शन किया जाता है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर, जबकि लैब के स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, तो हम इन बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिर बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम छोटे स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की। तो इसमें दिख रहा है ऊपर एक मोटर लगी है। ठीक है, और ये शाफ्ट लगा है, शाफ्ट में ये ब्लेड्स लगे हैं, तो मोटर्स की वजह से ये ब्लेड मूव करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे लगातार। तो रोटेट करने से इसके अंदर जो कल्चर भरा हुआ है ना, कल्चर ब्रोथ जो भरा हुआ है वो लगातार मोशन में बना रहेगा, मूव करता रहेगा। अब मूव करने से बेनिफिट क्या होता है, ये स्लोली मूव करते हैं, ऐसा नहीं बड़ी तेजी से, स्लोली। तो मिक्सिंग वाला जो प्रोसीजर वो लगातार चलता रहता है।
साथ ही साथ नीचे से स्टेराइल एयर पास की जाती है। स्टेराइल एयर का मतलब क्या हुआ, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। अब पता चला कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया और इस कल्चर मीडिया में आ गया, तो इस कल्चर मीडिया में वो जो बाहर से बैक्टीरिया आया है वो भी ग्रो कर जाएगा, है ना। तो इसमें कई तरह के बैक्टीरिया पता चला ग्रो करने लगे, और जो फालतू के बैक्टीरिया हैं भाई इसको इस कल्चर को फिनिश कर दिया उन्होंने। ये बिल्कुल वैसा है जैसे खेत में वीड्स हो जाते हैं ना, एग्रीकल्चरल फार्म में जो वीड्स हो जाते हैं, है ना। हमने फसल लगाई, फसल के साथ वीड्स भी आ गए। तो वीड्स हमारी सॉइल की जो ताकत है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको ले जाते हैं, है ना। और हमारी जो फसल है, हमारी क्रॉप है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही अगर स्टेराइल एयर नहीं पास करेंगे तो इसमें बिल्कुल वैसा ही काम होगा। तो हमें स्टेरिलिटी का बहुत फोकस करना होता है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। और ये ब्लेड साथ ही साथ जो ऊपर वाले ब्लेड है कुछ, तो इसमें लगातार फोम सा बनता रहता है, झाग सा बनता रहता है। तो झाग जो फोम है ऊपर की तरफ ही आएगा, तो ये जो ऊपर ब्लेड है ये फोम को ब्रेक करते रहते हैं, फोम को गायब करते रहते हैं, ठीक है। इसे हमें जब स्टरलाइज करना होता है ना, एक बार कंप्लीट हो गया, दूसरी बार हमें इसमें करवाना है कल्चर, उससे पहले हमें इसको पूरी तरह से क्या करना है, स्टरलाइज करना है। तो स्टरलाइज करने के लिए स्टीम की ये इनलेट होती है, इधर से स्टीम पास करेंगे और ये स्टेरलाइज हो जाएगा। और एक लगा है इसमें एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। तो पीएच लगातार हमें दिखाई देता रहता है स्क्रीन पर, और पीएच अगर वेरी करता है, पीएच चेंज होता है, तो पीएच को कंट्रोल करने के लिए एक व्यवस्था है, एक वे है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं, जिसकी वजह से लगातार इसमें हम एक तरफ से कल्चर इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, कल्चर मीडिया इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, और दूसरी तरफ से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम निकालते भी रहते हैं, है ना। मतलब जब लार्ज स्केल पर किया जाता है तो ऐसा भी होता है बेसिकली, ठीक है। एक तरफ से लगातार इनपुट दे रहे हैं, एक तरफ से लगातार हम आउटपुट ले रहे हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार इसमें भर दिया और कुछ घंटों तक, है ना, 24 घंटे 48 घंटे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और फाइनली इसको bioreactors can be thought to as vessel in which raw material are biologically converted into specific product। तो कई बार डेफिनेशन आती है कि बायोरिएक्टर क्या होता है। तो बायोरिएक्टर आप बताओगे कि बेसिल है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, और कन्वर्ट करती है वो भी बायोलॉजिकली, है ना, बायोलॉजिकली कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम्स etc. using microbial, plants, animal or hormone cell, human cell. A bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired products by providing optimum growth condition, temperature, pH, substrate, salt, vitamin, oxygen. Means bioreactor वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करता है जो ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए जरूरी है, जैसे कि सही टेम्परेचर, सही पीएच, सबस्ट्रेट का लगातार इनपुट, सॉल्ट्स, विटामिन, ऑक्सीजन। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्टायरिंग टाइप, विच, तो जो बायोरिएक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं कॉमनली वो स्टायरिंग टाइप होते हैं। तो ये सिंपल स्टायरिंग है, जबकि ये स्पार्क्ड स्टायरिंग है, ठीक है। इसमें नीचे से लगातार
एयर के बुलबुले निकलते रहते हैं, है ना, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है कि एयर के बुलबुले लगातार निकलते रहते हैं। और उससे, अब एयर मतलब ऑक्सीजन, बेसिकली एयर नहीं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब आएगी तो बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करेगा और उसी ऑक्सीजन की वजह से ही ग्रोथ है वो हिलता डुलता रहता है, मोशन में बना रहता है। स्टाइड टैंक रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा लिखा है। तो इसका जो बेस होता है, वैसे तो ये सिलेंड्रिकल है ना, और साथ ही साथ इसका जो बेस है वो कर्व्ड बेस है। इसकी वजह से इसके अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर जो कंटेंट है उसमें मिक्सिंग आसानी से हो जाती है, सिलिंड्रिकल होने की वजह से, और इसका जो बेस है कर्व होने की वजह से जो अंदर भरा हुआ है मटेरियल उसकी मिक्सिंग बहुत आसानी से हो जाती है। द स्टायरर, जो हिलाने वाली चीज है, वो हिलाने वाला साफ लगा है, उसमें ब्लेड्स लगे हैं, तो स्टायरर फैसिलिटी इन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो स्टायरर की वजह से मिक्सिंग होती रहती है आसानी से और ऑक्सीजन अवेलेबल होती रहती है पूरे बायोरिएक्टर में। Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system. तो बायोरिएक्टर बेसिकली एजिटेटर सिस्टम है कि वो ऑक्सीजन की डिलीवरी भी देगा। एजिटेटर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और हम ऐसी उसके लिए व्यवस्था कर दें कि बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करे, है ना, तो हमने बेसिकली इसको क्या कर दिया, एजिटेट कर दिया। तो ये एजिटेटर सिस्टम ही है। इसमें अगर ऑक्सीजन की लगातार डिलीवरी होती जाएगी, फोम बन रहा है वो ब्रेक होता जाएगा, टेम्परेचर जो है कंट्रोल बना रहेगा, पीएच कंट्रोल बना रहेगा, सैंपलिंग लगातार ली जाती रहेगी, है ना। तो ये सारी व्यवस्था इसमें होती है। तो ये क्या है बेसिकली, ये एक एजिटेटर सिस्टम है, ये एक एजिटेटर सिस्टम की तरह काम करता है। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, छोटा सा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस, ठीक है। तो आगे की जो इसके बाद जो हमने प्रोडक्ट बना लिया बायोरिएक्टर्स की मदद से, आगे के प्रोसेसेस क्या होंगे, तो उन सभी प्रोसेसेस को एक वर्ड में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या लिखा है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज। बायोरिएक्टर्स में जो हुआ था हम उसे बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। बायोसिंथेटिक फेज खत्म हो गया, अभी हमें मार्केट में भेजना है, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ प्रोसेसेस को हमें करना होता है, उन्हीं प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोसेसेस इंक्लूड, तो इन प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, उस बायोरिएक्टर में जो बन गया उसको हमें प्यूरिफाई, प्रोडक्ट जो है उसे प्यूरिफाई करना है, which are collectively referred to as downstream processing. The product has to be formulated with suitable preservative. तो हमें उस प्रोडक्ट में प्रीजर्वेटिव भी मिलाने हैं, लेकिन प्रीजर्वेटिव मिलाने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि अगर हम जो हमने चीज बनाई है, जो प्रोडक्ट तैयार किया है, अगर मान लो ड्रग्स तैयार किया है ना, तो फिर ड्रग्स का हमें क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा, है ना, कि ये क्लिनिकली मतलब सही कुछ नुकसान तो नहीं करेगा। कुल मिलाकर जैसा प्रोडक्ट है उसके वैसे ट्रायल करने पड़ेंगे, सैंपलिंग करके वो देखना पड़ेगा वो बिल्कुल उचित है कि नहीं, है ना, जो भी स्टैंडर्ड होते हैं। जहाँ ये फॉर्म हो रहा है वहाँ
केमिस्ट होते हैं या ये कहो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, तो ये सारे लोग उनका सैंपल लेके उनको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके ये देखते हैं कि ये जो भी पैरामीटर्स हैं उन पर खरा उतरता है कि नहीं, है ना। तो सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। और अगर ये ड्रग है तब तो इसका क्लिनिकल ट्रायल भी होगा। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग for each products is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. तो अगर वो प्रोडक्ट पता चला कोई मेडिसिन है हमारी बॉडी में डालना है उसे, तो फिर उसकी टेस्टिंग भी बहुत अच्छे से होगी